lecture is comprehension and Pressy writing. What is comprehension? What is meant by comprehension? Comprehension है क्या? Comprehension का मतलब क्या है? Comprehension कैसे की जाती है? ठीक है. And what is Pressy writing? और Pressy writing क्या है? How to, ठीक है, precise a passage. तो मैंने जैसे आपको बताया कि मैं आपको कराऊंगा दोनों ही, बोथ दिस थिंग्स. व्हाट इज़ कॉम्प्रिहेंशन? मैंने आपको बताया कि यू विल अपीयर इन पीसीएस. अब में से बहुत सौ का टारगेट होगा कि जी हम जुडिशरी का एग्ज़ाम दें, उसमें आगे सिविल जजेस ये वो, उसमें इंग्लिश का पेपर. सीएसएस में मेजॉरिटी जो फेल होती है वो इंग्लिश में ही, 90% स्टूडेंट्स इंग्लिश में फेल होते हैं और उसमें होते यही क्वेश्चंस हैं. तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. व्हाट इज कॉम्प्रीहेंशन? कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या है? आप लोग थोड़ा सा इधर आ जाए, गर्मी आपको बहुत लग रही है. तो कॉम्प्रीहेंड क्या चल रहा है देखना. अच्छा, नहीं मैंने कहा शायद. व्हाट इज कॉम्प्रीहेंशन? What is meant by the word comprehension? It is derived from the word to comprehend. कि ये लफ्ज़ कहाँ से लिया गया है? Comprehension का लफ्ज़ कहाँ से लिया गया है? It is derived from the word to comprehend. ये लिया गया है लफ्ज़ comprehend. What is meant by the word comprehend? To understand. To understand. समझना, जिसको कि आप कहते हैं समझना. To comprehend. It is derived from the word to comprehend. समझना किसी चीज़ को, उससे ये लफ्ज़ लिया गया है कि there is a passage. You are given a passage and you are asked to answer the questions which are asked from that passage. कि आपको एक पैसेज दिया जाता है, उसमें से सवाल पूछे जाते हैं. ठीक है, आपने उन सवालों के जवाब देने होते हैं. तो हाउ विल यू आंसर दोज क्वेश्चंस? आप कैसे उन सवालों के जवाब देंगे? द फर्स्ट थिंग, देयर इज़ नो प्रिस्क्राइब्ड बुक. कि आपके कोई जो भी ये कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन होता है, देयर इज़ नो प्रिस्क्राइब्ड बुक. कि कोई प्रिस्क्राइब्ड बुक नहीं होती कि इसमें से ये, दैट इज़ एन अनसीन पैसेज. वो एक अनसीन पैसेज होता है एंड यू हैव टू आंसर फ्रॉम दैट पैसेज. आपने उस पैसेज में से उसके सवालों के जवाब देने होते हैं. तो फर्स्ट थिंग कि हमारा जो स्टूडेंट्स का एक थोड़ा सा इशू है, जो आपको भी फील होता होगा, कि हमारी वोकैबुलरी इतनी अच्छी नहीं है. उसमें से बहुत से वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिनको हम समझ नहीं सकते. ठीक है, तो व्हाट विल यू डू? यू आर सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल. आप कमरा इम्तहान में बैठे हुए हैं. यू कैन नॉट यूज़ डिक्शनरी, यू कैन नॉट टेक द हेल्प ऑफ गूगल. नाउ व्हाट विल यू डू? कि आप जब तक आपको पैसेज समझ, देखिए ना, स्टार्ट ही इसका है समझना, टू अंडरस्टैंड. जब तक आपको वो समझ में नहीं आएगा तो आप आंसर कैसे देंगे? द फर्स्ट थिंग टू, पहला जो आपका स्टेप होगा, दैट विल बी टू गेस द मीनिंग. स्टेप बाय स्टेप, टू गेस द मीनिंग. आई हैव नॉट यूज द वर्ड टू नो द मीनिंग. यहाँ पे मैंने लफ्ज़ ये नहीं लिखा टू नो द मीनिंग. यहाँ पे मैंने वर्ड्स लिखा है, आई हैव यूज द वर्ड टू गेस द मीनिंग. आपने अंदाज़ा लगाना है. हाउ विल यू डू दैट? वेन एवर यू आर गोइंग थ्रू द पैसेज, जब आप उस पैसेज को पढ़ रहे हैं पहली दफ़ा, ठीक है, अंडरलाइन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स. ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो है कि जब तक आपको ये दोनों पार्ट्स, कॉम्प्रीहेंशन और प्रेसी,
ये आप उस वक्त तक कर ही नहीं सकते जब तक कि आपको वो पैसेज समझ में ना आए, आप उस पैसेज को समझ ना सकें। अब उसको समझने के लिए पहला स्टेप क्या है कि रीड दैट पैसेज एटलीस्ट 3, ज़्यादा टाइम तो नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ें, रीड दैट पैसेज एटलीस्ट 3 टाइम्स, कि कम अज़ कम उस पैसेज को, एन अनसीन पैसेज पहले आपने नहीं पढ़ा, किसी न्यूज़पेपर से है, किसी इंग्लिश के मैगजीन से आ जाता है, तो रीड दैट पैसेज एटलीस्ट 3 टाइम्स। कम अज़ कम उस पैसेज को आपने 3 दफ़ा पढ़ना है। वो जो आपका पैसेज है आपने उसको कम अज़ कम 3 दफ़ा पढ़ना है। अब जब आप पहली दफ़ा उसको पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम, अंडरलाइन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स। पहला स्टेप आपका, अंडरलाइन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स। मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट्स की वोकैबुलरी इतनी नहीं होती, आपको उसका समझ नहीं आ रही होती, पता नहीं होता। तो अब आपने क्या करना है कि पहली जगह जब पढ़ रहे हैं तो जो मुश्किल अल्फाज जिनका आपको मतलब नहीं आता, आप उन वर्ड्स को अंडरलाइन करते चले जाएं। अब इट डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट्स। बाद स्टूडेंट्स हैं उनकी वोकैबुलरी अच्छी है, वो सब 5 वर्ड्स अंडरलाइन करेंगे। बाज़ ऐसे हैं कि जिनकी वोकैबुलरी थोड़ी सी वीक है, हो सकता है वो 15 वर्ड्स अंडरलाइन कर दें। नाउ सेकंड स्टेप जो है, पहला तो हो गया ना कि आपने पहली दफ़ा पढ़ा, जो वर्ड्स नहीं आ रहे आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करते गए, अंडरलाइन द डिफ़िकल्ट। अब सेकंड स्टेप जो है वो है टू गेस द मीनिंग। अब आपने जो आपको नहीं वर्ड्स आ रहे, जिन अल्फाज का आपको नहीं पता चल रहा, जिनके मीनिंग, अब आप जब तक उसको मीनिंग नहीं आएगा, पैसेज आपकी समझ में नहीं आएगा, यू विल बी अनेबल टू आंसर द क्वेश्चंस। आप उसके आंसर्स जवाब नहीं दे सकेंगे। अब आपने उसके लिए क्या करना है, अब वो जो वर्ड है, रीड दैट वर्ड विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। वो जो लफ्ज़ अंडरलाइन किया है, उस लफ्ज़ को आपने रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा आपने किया होगा। एक्सप्लेन उर्दू में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है। व्हाट इज़ दैट? सियाको सबाक के हवाले से तशरीह करें। व्हाट इज़ दैट? सियाको सबाक के हवाले से तशरीह करें। तो अब आपने उसका क्या करना है कि वो जो लफ्ज़ है जिस, ठीक है, सेंटेंस में, उससे पहले वाला फ़िक्रा, वो वाला और बाद वाला, उसको कम से कम आप 2-3 दफ़ा पढ़ें। आप उसको जब 2-3 दफ़ा पढ़ेंगे, इन दिस वे यू विल बी एबल टू गेस द मीनिंग। आपने वो फ़िक्रा पढ़ा, उससे पहले ये किस हवाले में यहाँ इस्तेमाल किया गया है, इससे पहले वाले फ़िक्रे में क्या बात हो रही है, इसके बाद वाले फ़िक्रे में और इस फ़िक्रे में क्या बात हो रही है। जब आप 2-3 दफ़ा पढ़ेंगे तो आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड नो द मीनिंग, यू विल अंडरस्टैंड एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। नो, यू विल गेस, क्योंकि आपको मीनिंग तो नहीं आ रहा ना, आपने एक अंदाज़ा करना है। तो हाउ विल यू डू दैट? आप वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए आप उससे पहले वाला फ़िक्रा, बाद वाला और वो, जब आप 2-3 दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको किसी हद तक उसके मीनिंग का आइडिया हो जाएगा, किसी हद तक। फिर आप नेक्स्ट वर्ड पे जाएंगे, उसको भी इसी तरह, ठीक है, विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, उसको भी आप फिर नेक्स्ट वर्ड पे जाएंगे, आप उसको भी किसी हद तक। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने जो गैस किया वही मतलब हो, दैट मे वेरी, वो मुख्तलिफ भी हो सकता है, लेकिन आपने किसी हद तक तो उसको समझने की कोशिश करना है ना, ठीक है। तो फिर आप इस तरह, जब आप दूसरी दफ़ा गो थ्रू हो गए और आपने किसी हद तक उन अल्फाज को, मुश्किल अल्फाज जो हैं उनको सियाको सबाक, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश की, नाउ रीड फाइनल। तीसरी दफ़ा मैंने लिखा था रीड एटलीस्ट 3 टाइम्स। पहली दफ़ा पढ़ा आपने, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन किया। दूसरी दफ़ा पढ़ा आपने, तो आपने क्या किया
कि आपने उसके वो जो मुश्किल अल्फाज थे उनको उनके रेफरेंस में समझने की कोशिश की। अब तीसरी दफ़ा आपने पैसेज को पढ़ा, अब आपको बहुत हद तक, जब आपने पहली दफ़ा पढ़ा था और अब जब तीसरी दफ़ा पढ़ा है, देयर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया। अब आपको बहुत हद तक वो पैसेज जो है वो समझ में आ गया है, बहुत हद तक पैसेज में समझ में आ गया है। नाउ यू विल स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चन। अब आपने उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब उसका क्या तरीका है, ये आप करते आ रहे हैं, ठीक है। अब उसका प्रॉपर वे, हाउ विल यू डू दैट? Most of the time it is mentioned in the statement of the question. ज़्यादातर, ठीक है, क्वेश्चन जो है उसमें ये लिखा होता है, try to, for maximum credit, try to answer the question in your own words. For maximum credit, ज़्यादा नंबर हासिल करने के लिए try to answer the question in your own words. ये मेंशन लिख होता है, बालकत नहीं होता तो ये अंडरस्टूड होता है। फॉर मैक्सिमम क्रेडिट ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड। सपोज मैं मिसाल दे रहा हूँ कि पेपर मार्किंग में हम करते हैं, अगर उसने आंसर सही लिखा है, बल्कि आजकल तो आपने लिखा होगा डोंट कॉपी पेस्ट, ये भी लिखा होता है आजकल बहुत से पेपर्स में, कॉपी पेस्ट ना करें कि वहीं से ही उठाया और वो लिख दिया, उसका फ़ायदा कुछ नहीं। अगर आपने आंसर सही दिया है, आपने उसके अल्फाज में दिया है, इसके ज़्यादातर 1, 2 या 3 नंबर होते हैं, ये बाद में डिस्कस करेंगे। अगर सही दिया है, उसके अल्फाज में दिया है, यू विल गेट, सही है, यू विल गेट 1 मार्क। अगर आपने अपने अल्फाज में दिया है और सही दिया है, यू विल गेट मैक्सिमम क्रेडिट, यू विल गेट 2 आउट ऑफ 2, 3 आउट ऑफ 3, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ जो मैं बार बार स्टूडेंट्स को कहता हूँ, जिससे स्टूडेंट्स जो हैं कि अब जैसे मैंने कह दिया कि फॉर मैक्सिमम क्रेडिट ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इससे लिबर्टी हासिल करने की कोशिश करते हैं, वो सब कुछ चेंज कर देते हैं। यहाँ पर मैं बार बार एक चीज़ कहूँगा, चेंज द वर्ड्स नॉट द कॉन्टेंट्स। आप क्या करते हैं कि जी हमने अपना वो आप अपने अल्फाज में ऐसा लिखते हैं कि जो चीज़ पूछी गई होती है वो आप उससे हट ही जाते हैं। चेंज द वर्ड्स नॉट द कंटेंट। अल्फाज चेंज करें, जो चीज़ पूछी गई है उसको चेंज ना करें। अल्फाज चेंज करते हुए आप वो चेंज कर देते हैं, उससे यू विल गेट 0 मार्क्स, आपको 0 नंबर मिलते हैं। और आजकल तो ये मैक्सिमम वो लिखा होता है कॉपी पेस्ट, ये वो BA वगैरह में इधर उधर ये सारा लिखा होता है, कॉपी पेस्ट नहीं, आपने अपने अल्फाज में। अगर अपने अल्फाज में नहीं हो रहा, अगर अपने अल्फाज में आप नहीं लिख सकते, कोशिश कर रहे हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल, देन व्हाट विल यू डू? देन आंसर इन द वर्ड्स ऑफ दैट पैराग्राफ। फिर जो पैराग्राफ में वर्ड्स हैं आप उसी में लिख दें, यू विल गेट सम क्रेडिट। ये नहीं है कि अगर आप उसके अल्फाज में लिखाएं तो आपको 0 नंबर मिलेगा, यू विल गेट क्रेडिट, लेकिन मैक्सिमम क्रेडिट नहीं मिलेगा। और देयर इज़ अ टग ऑफ वॉर, आपके और जो आपका पेपर एवेल्यूएट कर रहा है उसके दरमियान एक टग ऑफ वार, टग ऑफ वार कहते हैं रस्साकशी को। रस्साकशी हो रही है, आपने उससे नंबर लेने हैं, तो वो आप जितना अच्छा इंप्रेशन अपना देंगे उसको, वो आपको उतने नंबर देगा, ठीक है। ये थोड़ा अच्छा। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप, अब आपने पहला स्टेप जो है उसकी तरफ आ जाते हैं कि अब आपने उसके आंसर लिखने हैं। क्वेश्चंस को आमतौर पर, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि आपने अपने अल्फाज में लिखना है, उसके अल्फाज में नहीं लिखना। आंसर्स को या क्वेश्चंस को वी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। इसको हम आम तौर पर 2 किस्मों में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चन।
डायरेक्ट क्वेश्चन वो होता है कि जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे मैंने कहा ना अपने अल्फाज में कॉपी पेस्ट। लेकिन बाज़ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, यू विल हैव टू राइट एज इट इज़। आपने उसको एज इट इज़ जो है वो लिख देना होता है। सपोज देयर इज़ अ पैराग्राफ एंड इन विच देयर इज़ अ सेंटेंस, कि आप एक पैराग्राफ आपको दिया गया है, उसमें एक फ़िक्रा आ जाता है, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। ठीक है, नीचे जब आप जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर, वहां पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज की टू सक्सेस। आपने एक फ़िक्रा पढ़ा, पैराग्राफ है, उसमें एक फ़िक्रा लिखा हुआ है, hard work is key to success, and at the end of the passage there is a question, what is key to success। अब आप इसमें क्या लिखेंगे? hard work is key to, this is direct question, this is direct question, hard work is key to success। कि अब इसमें वो है कि आप कॉपी पेस्ट भी होगा, ठीक है। अब इसका आंसर क्या हो सकता है कि अगर आप थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करेंगे तो आपका सारा कंटेंट मफहूम ही तब्दील हो जाएगा, फिर उसमें आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट क्वेश्चन। आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट में ये होता है कि आंसर उसी के अंदर होता है, लेकिन आपने तलाश करके उसको अपने अल्फाज में लिखना होता है, ठीक है। और ऐसा नहीं होता, कभी ऐसा नहीं होता कि उस पैसेज से हट के आंसर आया हो। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि अपनी तरफ से कुछ जो चीज़ उसने पूछी गई है। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो यही होगा कि अक्सर स्टूडेंट्स अभी वो क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे आप लोग कि सर व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द आंसर, कि सर आंसर कितना होना चाहिए, एक लाइन पे होना चाहिए, 2 लाइनों पे, 3 लाइनों पे। उसका आंसर सिर्फ मैं 2 लफ्ज़ कहूँगा, आंसर शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। आंसर, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द आंसर। आप कहेंगे कि सर क्वेश्चन आया है, हम आंसर कितना दें, 1 फ़िक्रा लिखें, 2 फ़िक्रा लिखें, 3 लाइनें लिखें, व्हाट, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट शुड बी द। अभी हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, कि डायरेक्ट आपने उसको, और होता है जैसे फ़र्ज़ करें कोई हिस्ट्री के बारे में है, वो कोई उस इवेंट का आपसे साल पूछ लेता है, तो आप अपने अल्फाज में साल तो नहीं चेंज करेंगे, अपने अल्फाज में साल तो चेंज नहीं करेंगे ना, आपने वो एज इट इज़ लिख देना। कोई इवेंट हिस्ट्री के बारे में है, तारीख, या कोई साइंस के बारे में पैसेज आ जाता है, उसमें भी आप चेंज नहीं कर सकते। साइंस का कोई पैसेज आ जाता है तो उसमें भी तो आप चेंज नहीं करेंगे ना, उसको भी आप एज इट इज़ ही लिख देंगे, ठीक है। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मैं बता रहा हूँ कि उसके अंदर ही होता है, ठीक है, आंसर उसके अंदर ही होता है। पैसेज आया था, उसकी पहली लाइन थी, द अर्लीस्ट मैन लिव्ड लाइक ब्रूट्स। द अर्लीस्ट मैन लिव्ड लाइक ब्रूट्स, ठीक है, पहले ज़माने में लोग, ठीक है। अब आ जाते हैं, व्हाट वाज द क्वेश्चन। हाउ डिड द अर्लीस्ट मैन लिव। डायरेक्ट भी कह सकते हैं, किसी हद तक है डायरेक्ट, बिल्कुल एज इट इज़, लेकिन थोड़ा सा
अब जैसे फ़र्ज़ करें ब्रूट्स का लफ्ज़ नहीं आता, अब जब आप, ये पहला ही फ़िक्रा था, आगे जब 2-3 फ़िक्रे पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा क्या है। ब्रूट का मतलब वाइल्ड एनिमल, सैवेजेस, वैशी उसको कहते हैं। पहले ज़माने में लोग कैसे रहते थे? द अर्लीस्ट मैन लिव्ड लाइक ब्रूट्स। ठीक है, अब जब आप ब्रूट्स का लफ्ज़ नहीं पढ़ा हुआ, फ़र्ज़ करें किसी की वोकैबुलरी नहीं है इतनी, तो वो आगे पहला ही फ़िक्रा था तो इससे पहले वाला फ़िक्रा तो नहीं पढ़ सकते। आप अगले जब 2-3 फ़िक्रे पढ़ेंगे या पैसेज में आगे जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ब्रूट्स में क्या सेंस है, क्या है। नहीं है तो आप इसको एज इट इज़ लिख दें, इसको डायरेक्ट ही समझें, द अर्लीस्ट मैन लिव्ड लाइक ब्रूट्स। थोड़ा सा अगर आप अपने अल्फाज में करना चाह रहे हैं, सैवेजेस। अब वो सिनोनिम्स, इसका ज़्यादा इस्तेमाल, यू नो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ठीक है। तो आप ये कर दें, द अर्लीस्ट मैन लिव्ड लाइक वाइल्ड एनिमल्स, SAVAGES, वैशी, जंगली जानवर के पहले ज़माने में। फिर आगे इसमें जिक्र किया गया था जंगलों में रहते थे, जंगल का कानून था, एक दूसरे को मार देते थे, खा जाते थे। तो वो बात की बात, हमारा तो ताल्लुक़ इससे है। द अर्लीस्ट मैन लिव्ड लाइक ब्रूट्स, द अर्लीस्ट मैन लिव्ड लाइक सैवेजेस, द अर्लीस्ट मैन लिव्ड लाइक वाइल्ड एनिमल्स। दैट इज, अपनी तरफ से कोई बात शामिल नहीं करनी। अब आप आगे इसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दें कि पहले नो सच थिंग। अब वो चीज़ कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द आंसर। अब आप क्वेश्चन करें कि सर हमने कितना जवाब देना है। आम तौर पर मोस्ट ऑफ द टाइम आप जितने पेपर्स देखेंगे आपको आइदर 2 और 3, ज़्यादातर 2 या 3 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादातर या 2 का होगा या 3 का होगा। और उसका मैंने आपको मार्किंग का क्राइटेरिया बताया है। आंसर सही है, आपने उसके अल्फाज में लिख दिया है, यू विल गेट 1 मार्क। आंसर सही है, आंसर सही है, आपने अपने अल्फाज में लिखा है, यू विल गेट 2 आउट ऑफ 2, यू विल गेट 3 आउट ऑफ 3। 3 के 3 नंबर मिल जाएंगे अल्फाज में, लेकिन वो सही लिखा गया अपने अल्फाज में। उसको आपने एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दिया है। अगर डायरेक्ट है फिर तो आपको 2 के 2 मिल जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ये था कि हाउ डिड द अर्लीस्ट मैन लिव, ठीक है, लिव्ड लाइक ब्रूट्स। अब लेंथ ऑफ द आंसर, शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। अपनी तरफ से कोई बात शामिल नहीं करनी कि कभी आप अपनी तरफ से जी मैं इसको क्वेश्चन को लेंथी। ये वो सवाल है कॉम्प्रीहेंशन और प्रेसी राइटिंग का जिसमें आप जितना कम लिखेंगे, जिसमें आप जितना कम लिखेंगे उतने नंबर। कम लिखने का ये मतलब नहीं है कि सेंस ही क्लियर ना करें, सेंस क्लियर करें, इतना भी वो मुख्तसर ना कर दें कि सेंस ही क्लियर ना हो। ठीक है, उसकी सेंस क्लियर हो, जो चीज़ पूछी गई है आपने वो, अपनी तरफ से कोई कमेंट। ये बहुत कम ऐसा होता है, रेयर, बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कि वो गिव योर ओन ओपिनियन, ऐसा बहुत कि आप अपनी राय दें, फिर आपने उस पर अपनी राय देनी, अदरवाइज नो, वहीं पर आपने वो कर देना है। ठीक है, अब लेंथ का आपको क्लियर हो गया। अब ये जैसे पैसेज था, ठीक है, अब इसका पहला द अर्लीस्ट मैन लिव लाइक ब्रूट्स, एक लाइन में आपका आंसर आ गया। अब जरूरी नहीं है कि तमाम जो आंसर हैं, इसके बाद था व्हाट इज़ द लॉ ऑफ जंगल, व्हाट इज़ द लॉ ऑफ जंगल, उसमें 3-4 लाइनें थी, उसका जवाब 3-4, उसमें नहीं है कि जी पहले का चूंकि हमने एक लाइन में दिया है उसका भी हम एक लाइन में देंगे, नो, उसमें आप 3 में बन रहा है 3 में दें। आमतौर पे 3-4, इससे ज़्यादा नहीं होता कि आप पूरा उस पर पैरा लिखें। ठीक है, जितना बनता है ब्रीफ और टू द पॉइंट, उससे बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो पहले का अगर पहले 1 लाइन में है, दूसरे का 3 लाइन में है, तीसरे का 2 लाइन में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस जो चीज़ पूछी गई है उसका आपने जवाब देना है। अब ये क्लियर हो गया कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द आंसर, कि जवाब की
लंबाई कितनी होनी चाहिए, 1 सेंटेंस, 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस। नेक्स्ट, टेंस। आप लोग टेंस ना हो, टेंस में उसकी बात कर रहा हूं। टेंस कौन सा होना चाहिए? टेंस कौन सा? जिस टेंस में सवाल पूछा गया है, जवाब उसी टेंस में देना है। कीप दिस इन। पैरे में जो टेंस है, फॉरगेट इट, भूल जाओ। जिस टेंस में सवाल पूछा गया है, आपने जवाब उसी टेंस में देना है। अब ये जैसे द अर्लीस्ट मैन लिव्ड लाइक ब्रूट्स, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। हमने ये देखना है हाउ डिड द अर्लीस्ट मैन लिव। हमने क्या देखना है? हाउ डिड द अर्लीस्ट मैन लिव। व्हाट इज दिस? दिस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो हमारा जवाब किस टेंस में होगा? पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट में हम इसको लिव्ड को चेंज भी थोड़ा सा कर सकते हैं। द अर्लीस्ट मैन लेड हिज लाइफ लाइक वाइल्ड एनिमल्स। बात वही, बिल्कुल आपने सीधे पाथ पे ज़्यादा हटना नहीं है। लेड हिज लाइफ, लिव्ड को आप चेंज करते हैं, लेड हिज लाइफ लाइक वाइल्ड एनिमल, लाइक सैवेजेस, ठीक है। ब्रूट्स भी लिख देंगे तो ये नहीं है कि गलत होगा, यू विल गेट क्रेडिट। थोड़ा सा आप उसको वो कर देंगे तो उसको समझ आ जाएगा, जो पेपर चेक कर रहा है, वैल्यूएट कर रहा है, कि इसको इसका पता है। जिस टेंस में सवाल पूछा गया है, आपने जवाब उसी टेंस में ही देना है, उसी टेंस में ही। अब ये पास्ट इंडेफिनिट में था, आपने इसका था व्हाट इज द लॉ ऑफ जंगल। अगला जो इसका सवाल था, इसने आगे जो एक्सप्लेन किया था इस पैराग्राफ में, वो पैरा हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। वो पैरा मैं आपको बता दूंगा, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। कि अगला जो क्वेश्चन था वो था व्हाट इज द लॉ ऑफ जंगल। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। अब उस व्हाट इज द लॉ ऑफ जंगल का कानून क्या है कि ठीक है, द स्ट्रॉन्गेस्ट डिस्ट्रॉय द वीक। आगे पैरे में यही लिखा हुआ था कि ताकतवर कमज़ोर को मार देता है, माइट इज राइट, ये वर्ड्स यूज़ किए गए थे। तो तो उसका जवाब हम व्हाट इज द वाज, व्हाट वाज नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये नहीं है कि पहला यहाँ प्रेजेंट पास्ट में है तो हम उसको नो, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। द लॉ ऑफ जंगल इज, कि जंगल का कानून ये है। द स्ट्रॉन्गेस्ट डिस्ट्रॉयर, वो एज इट इज, उसको भी हम डायरेक्ट ही समझेंगे कि ताकतवर कमज़ोर को मार देता है, माइट इज राइट है, ठीक है। वो फर्ज करें इसी में ही, अगर तीसरा हाउ था नहीं इसमें, जैसे फर्ज करें, मैं आपको बता रहा हूँ, हाउ विल वी इम्प्रूव दिस सिचुएशन, ये हो तो व्हाट विल यू डू, उसका जवाब आपने फ्यूचर में देना है। जिस टेंस में सवाल पूछा गया है, फॉरगेट पैराग्राफ, पैराग्राफ को भूल जाए। जिस टेंस में आपसे सवाल पूछा गया है, उस टेंस में आपने जवाब देना है। ये प्रैक्टिस से आएगा, प्रैक्टिस करेंगे हम इसकी। तो अब तक जो हमने डिस्कस की, कि एक तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो रिपीट कर दूं। पहली चीज़ तो कि हाउ टू कॉम्प्रिहेंड द पैराग्राफ, कि अनसीन है, कैसे आपने समझना है उसको, मुश्किल अल्फाज को अंडरलाइन करके, मुश्किल अल्फाज को अंडरलाइन करके उसको रेफरेंस में पढ़ के आपने उसका मतलब समझना है। फिर आप क्वेश्चन आंसर्स पे आएंगे, फिर उसका मैंने बताया, अभी डायरेक्ट बताया है, इनडायरेक्ट। और आपके 90% आंसर्स जो होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं, उसी पैराग्राफ में हैं, इनडायरेक्ट होते हैं। अभी उसकी भी मैं एग्जांपल दूंगा कि डायरेक्ट की आपने एज इट इज़ लिख देना है, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। कोई अगर सिनोनिम्स आ रहा है, सिनोनिम से उसका कॉन्सेप्ट तब्दील ना हो। बार बार एक चीज़ मैं कह रहा हूँ, चेंज द वर्ड नॉट द कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट तब्दील कर देते हैं। अगर आप नहीं चेंज कर सकते वर्ड्स, तो एज इट इज़ आप उसको लिख दिया करें, ठीक है, कॉन्सेप्ट चेंज ना करें, उससे फिर आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। फिर मैंने आपको बताया लेंथ ऑफ द आंसर, लेंथ कितनी होनी चाहिए। आंसर शुड बी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, दैट्स ऑल,
समझ आ गया आपको ये मतलब कि ब्रीफ और टू द पॉइंट, जो चीज़ पूछी गई है आपने अपनी तरफ से कोई चीज़ इसमें, हाँ अगर वो पूछ लेता है, ऐसा बहुत कम होता है कि गिव योर ओन ओपिनियन या एक्सप्लेन, तो फिर आप उस पर आगे आप जा सकते हैं। फिर आगे मज़ीद हम आ जाते हैं टेंस का, वो मैंने आपको बता दिया। अब वो डायरेक्ट का तो आपको समझ आ गया कि डायरेक्ट क्या है, मैंने आपको बताया साइंस, हिस्ट्री या इस किस्म के पैरा। इनडायरेक्ट में होता यह है कि आंसर उसी में ही होता है, लेकिन उसको आपने थोड़ा सा समझ के बना के लिखना होता है। अब तक जो हमने डिस्कस किया, एनी क्वेश्चन समझ आ रहा है आप लोगों को? तो क्वेश्चन आपके जहन में इससे रिलेटेड अभी तक जो अभी मज़ीद हम डिस्कस कर रहे हैं? एक पैराग्राफ है इमेजिनरी सा, ठीक है, फेरी टेल टाइप, उसमें ये दो फिक्रे लिखे हुए हैं। द ओल्ड मैन वाज वेरी ओल्ड, बूढ़ा आदमी बहुत बूढ़ा था। ही सीम्ड टू कैरी द लोड ऑफ मोर देन 2 centuries ऑन हिज बैक। He seemed to carry the load of more than 2 centuries on his back. क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन था इसमें, सॉरी, हाउ ओल्ड द ओल्ड मैन वाज। हाउ ओल्ड द ओल्ड मैन वाज, बूढ़ा आदमी कितना बूढ़ा था। हाउ ओल्ड पैसेज है उसमें, फैंसी फेयरी टेल टाइप। The old man was more than 200 years old. अब देखें, ही सीम, अब आपने पढ़ा द ओल्ड मैन वॉज वेरी ओल्ड, बहुत बूढ़ा था। ही सीम्ड टू कैरी द लोड ऑफ मोर देन 2 centuries ऑन हिज बैक। ऐसा लगता था कि उसने अपनी कमर पर 2 सदियों से ज़्यादा का बोझ उठाया हुआ है। यहाँ कहना क्या चाह रहा है 2 सदियों से? मैंने आपको बताया फेरी टेल है, कोई ऐसा वो दिखाया गया कौन सा, तो क्या है, हाउ ओल्ड द ओल्ड मैन वाज, 2 सदियों से ज़्यादा का बोझ का क्या मतलब, वहाँ पे वो क्या कहना चाह रहा है कि वो 200 साल। अब हमने सेंचुरीज़ को 100 में तब्दील कर दिया। द ओल्ड मैन वाज मोर देन 200। आप हो सकता है ये मैंने बनाया, हो सकता है आप इससे अच्छा आंसर बना लें। द ओल्ड मैन वाज मोर देन 200 years old, 200 साल। असल में इसमें दिस इज़ इनडायरेक्ट, जवाब उसी में। अब मैं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का डिफरेंस बता रहा हूँ कि जवाब उसी में होता है, जवाब उसी में ही होगा, लेकिन उसको आपने थोड़ा सा ऑर्गेनाइज प्रॉपर और उसको बाकायदा स्टेटमेंट बना के प्रॉपर लिखना होगा। ठीक है, समझ आ गई आपको? अब है तो उसमें, अब वो क्या है कि अब ये आप लिखें ही सीम टू कैरी द लोड ऑफ मोर देन 2 centuries, इसका तो कोई बनता नहीं ना, सेंस ही नहीं बनती। उसने ये पूछा कितना बूढ़ा था, वो 200 साल से ज़्यादा बूढ़ा था। तो हम 2 centuries भी लिख सकते हैं, आपके जहन में हो सकता है इससे बेहतर कोई आंसर आ जाए, वो तो
खुद आप सोचते हैं ये वो। तो ये मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। मैं आपको एक डिफरेंस बता रहा हूँ डायरेक्ट और कि डायरेक्ट क्वेश्चन कि उसमें जब आप पढ़ेंगे तो यू कैन नॉट चेंज दैट, आप उसको तब्दील नहीं कर सकते, आप उसको तब्दील नहीं कर सकते। इनडायरेक्ट आंसर उसी में होगा, बार बार वही चीज़ मैं वही चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ कि आंसर उसी में ही होगा, ठीक है, आंसर उसी में ही होगा, लेकिन आपने उसको खुद प्रॉपर अरेंज करके बना के लिखना होगा इस तरह से। अब ये देखें, ही सीम टू कैरी द लोड ऑफ, इस तरह के स्टेटमेंट्स आंसर्स में नहीं आती, दैट्स अ सिंपल सेंटेंस, उसको आप एक सादा फिक्रा बनाकर लिखते हैं। अब मैंने आपको डायरेक्ट की मिसाल भी दे दी और इनडायरेक्ट की मिसाल भी दे दी, ठीक है, कि मैंने आपको डायरेक्ट की मिसाल भी दे दी और इनडायरेक्ट की मिसाल भी दे दी, ठीक है, कि डायरेक्ट में एज इट इज़ उसको चेंज नहीं करेंगे, अगर कर सकते हैं तो कोई सिनोनिम्स वो लगा सकते हैं आप उसका। इनडायरेक्ट में और आपके ज़्यादातर आते इनडायरेक्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है। अच्छा, फिर एक ये है कि जवाब जो है, the answer should not be in yes or no, ठीक है, the answer should not be in yes or no, जवाब yes या no में नहीं होना चाहिए, there should be a complete sentence, जवाब आपने yes या no में नहीं देना, एक मुकम्मल फिक्रा लिखना है। एक पैरा है, उसमें अपनी राय नहीं देनी, यहाँ पर जो पैरे में जो लिखा गया है आपने वही लिखना है। डिड द पॉलिटिशियंस हुडविंक द पीपल, हुडविंक बेवकूफ़ बनाना, बीफूल, क्या सियासतदानों ने लोगों को बेवकूफ़ बनाया? तो अपने वो मैंने पहले ही आपको मना कर दिया, अपनी राय नहीं देनी, जो पैसेज में लिखा। अच्छा, फ़र्ज़ करें वो फिर आप लंबे उस पर चले जाएंगे। अच्छा, फ़र्ज़ करें बनाया है, पहले में लिखा हुआ है जी बनाया, अगर वहाँ लिखा हुआ है बनाया तो आपने वही लिखना है। अच्छा, फ़र्ज़ करें आपने ये नहीं है, मैंने आपको कहा कि यस या नो में नहीं देना, आपने यस लिखना है, यस लिख के कॉमा, द पॉलिटिशियंस hoodwinked the people। हाँ, सियासतदानों ने, अब देखें यहाँ हुडविंक लिखा हुआ है, here I have used the word hoodwinked, इसका हुडविंक का बिफूल्ड, टू मेक फूल, बेवकूफ़ बनाना, ठीक है। बिफूल जो है ये वर्ब है, बिफूल, बिफूल्ड, बिफूल्ड, मेक फूल, फूल जो है दिस इज नाउन, तो इसको हम फूल्ड फूल्ड नहीं कर सकते, उसके साथ मेक लगेगा, मेड, ठीक है। अब ये देखें वहाँ क्यों मैंने ये हुडविंक क्यों किया, क्योंकि दिस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। अच्छा, फ़र्ज़ करें पैराग्राफ में लिखा है नहीं बनाया, अब यस आपने लिखना है, ये नहीं है कि यस नहीं लिखना, सिर्फ ये नहीं है कि यस लिख के बस आपका आंसर हो जाएगा। नहीं बनाया, नो, खाली यस या नो नहीं लिखना। द पॉलिटिशियंस डिड नॉट, अब देखें यहां पर मैंने डिड नॉट यूज किया,
hoodwink, people. अब यहां hoodwink यूज किया, क्यों? पहले मैंने did not लगा दिया, past indefinite. तो आपने आंसर यस या नो में नहीं देना, पूरा फिक्रा लिखना है। आपने आंसर यस या नो में नहीं देना उसका, बल्कि आपने पूरा फिक्रा यस लिखना है, फिर आगे जो स्टेटमेंट है नो लिखना है, यस के बाद कॉमा, नो के बाद कॉमा, फिर आपने फुल स्टेटमेंट लिखनी है। इज इट क्लियर? कि आंसर यस या नो में नहीं देना, जवाब बिकॉज से शुरू नहीं करना, जवाब आपने बिकॉज से शुरू नहीं करना। Why did Ali's mother punish him? पहले में लिखा हुआ है कि अली की माँ ने उसे मारा, क्यों? क्योंकि वो अपना होमवर्क नहीं कर रहा। आपने बिकॉज नो, Ali's mother punished him because he was not doing his homework। बात तो यही है कि क्यों मारा? क्योंकि वो अपना होमवर्क नहीं कर रहा था। लेकिन वो बिकॉज से शुरू नहीं करना। Ali's mother punished him because he was not doing his homework। अली की माँ ने उसे बिकॉज से शुरू नहीं करना। यू हैव टू राइट अ कंप्लीट सेंटेंस। आपने एक कंप्लीट सेंटेंस लिखना है। आपने एक कंप्लीट सेंटेंस लिखना है। बिकॉज ही वॉज नॉट डूइंग हिज होमवर्क, क्योंकि वो अपना काम नहीं। बात तो एक ही, दोनों फिक्रों में एक ही है ना कि लेकिन वो सेंटेंस जिस तरह यस या नो है, इसी तरह ही आपने बिकॉज से सेंटेंस शुरू नहीं करना, आपने कंप्लीट सेंटेंस लिखना है। ये जो है ना, ये आते हैं, मैं वही आपको शुरू में ही आपको मैंने बताया था कि कॉम्प्रिहेंशन का जो है ना, आपने कोर्स कंटेंट्स आपके पास हैं, उसमें दिया हुआ है कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन ये होता है कि ये 5 होते हैं, 3-3 नंबर के होते हैं, 3 मार्क्स ईच, 3 मार्क्स ईच, 5 के। तो ये आपके पार्ट 1 के बजाय 2 में हाँ, ये 2 में आए हुए थे, और प्रेसी जो है वो पार्ट 2 में है, वो 1 में आई हुई थी। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये आपके जहन में अगले साल काम आ जाए, ये हो सकता है इस दफ़ा ये आ जाए, तो आप इसको जहन में रखिएगा। क्लियर? ठीक है। अच्छा, एक होता है कि वही मैंने आपको बताया कि उसको आपने सिंपल सेंटेंस बनाना होता है। ठीक है। रिथोरिकल कोटेशंस, ये जो एक लफ्ज़ होता है रिथोरिकल कोटेशंस, फसाहत व बलागत, जो हम बात को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं ना, ठीक है, ये बात कुछ नहीं होती जो बढ़ाना, लफाजी, जिसको सिंपल एक लफ्ज़ उससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा। नो सच थिंग, ऐसी वर्डिंग नहीं, दैट इज़ अ सिंपल स्टेटमेंट। ठीक है, दैट इज़ अ सिंपल स्टेटमेंट। वो आपने उसको, ठीक है, एक सादा
अल्फाज बना के, फ़िक्रा बना के लिखना होता है। रिथोरिकल कोटेशंस वगैरह ये वो लफ्ज़ थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए बस वो मेन चीज़ मैंने आपको बता दी कि वो जो लफाजिया भी हैं उसकी एक मैं मिसाल दे देता हूँ। ये कर लें कि फसाहत व बलागत कर लें। फसाहत बलागत मुश्किल, उर्दू इसकी उससे ज़्यादा मुश्किल है। वाई शुड आई रिट्रीट माई वर्ड्स, आई विल नॉट। मैं अपने अल्फाज क्यों वापस लूँ? जैसे वो तकरीर वगैरह ये वो जो फसाहत व बलागत और ये वो सब कुछ हो रहा होता है जब आप जज्बात में होते हैं, तो मैं अपने अल्फाज क्यों वापस लूँ? मैं अपने आई विल नॉट, मैं अपने अल्फाज वापस, आई विल नॉट, फ़िक्रा तो पूरा नहीं है ना। इसको जब हम इसमें पढ़ेंगे तो फिर हम क्या कहेंगे कि आई विल नॉट, मैं अपने अल्फाज वापस नहीं लूँगा। इस किस्म का कोई वो लिखी हुई है, ठीक है। मैं अपने अल्फाज क्यों वापस लूँ? मैं अपने अल्फाज वापस नहीं लूँगा। इस तरह की वर्डिंग या ये चीज़ें, ठीक है, क्वेश्चन आंसर और प्रेसी, यही रूल प्रेसी में भी हम जब वो डिस्कस करेंगे, ये रूल्स उसमें भी अप्लाई हो रहे होंगे, ठीक है। तो क्या है कि इसमें हमने सादा फ़िक्रा बनाना है। अब ये जो मैं अपने अल्फाज वापस, ये कौन कह रहा है? जो बोल रहा है, जो बोल रहा है ना वही कह रहा है ना। द स्पीकर रिफ्यूज्ड टू विड्रॉ, क्या मतलब है इसका? द स्पीकर रिफ्यूज्ड टू विड्रॉ। द स्पीकर रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड का क्या मतलब होता है? इनकार करना। विड्रा का क्या मतलब होता है? दस्तबरदार होना, वापस लेना। आप इलेक्शन में जी विड्रा या मैं ये विड्रा। अब मुझे बताएं, जो चीज़ ऊपर लिखी गई है उसमें और निचले फिक्रे में कोई फ़र्क है? मैं अपने अल्फाज क्यों वापस लूँ? मैं नहीं लूँगा। कौन कह रहा है? जो बात कर रहा है। स्पीकर रिफ्यूज विड्रा, दस्तबरदार होने से क्या मतलब? वही चीज़ है ना। तो इस किस्म की स्टेटमेंट या इस तरह की लफाजी या जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम सिंपल सेंटेंस, अब देखें वही चीज़ है ना, इसमें क्वेश्चन आंसर में चीज़ वही होती है लेकिन आपकी वर्डिंग वो हो जाती है। अब स्पीकर कौन है? वाई शुड आई, ये आई का भी जिक्र अब आगे भी आएगा। द स्पीकर, बोलने वाला। विड्रा, अब एक लफ्ज़ में, ये क्वेश्चन आंसर में भी प्रेसी में भी ये चीज़ मैं अब डिस्कस करूंगा इसके बाद। विड्रा, दस्तबरदार होने से इनकार कर दिया। उसने दस्तबरदार होने से इनकार, एक ही चीज़ है, कोई फ़र्क है? यही चीज़ होनी चाहिए आपकी प्रेसी में भी और क्वेश्चन आंसर में भी। अब जो मैंने ये आई को कहा था, आंसर मस्ट बी इन इनडायरेक्ट एंड थर्ड पर्सन, जवाब हमेशा इनडायरेक्ट और थर्ड पर्सन में होना चाहिए। अब देखें यहां पे आई लिखा हुआ था, नीचे हमने आई लिखा है, जहां पे आई होगा आपने उसको ही में तब्दील कर देना है। अगर पैरा शुरू ही आई से हो रहा है, जैसे ये प्रेसी में अब मज़ीद हम तफसील से और डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि पैरा शुरू ही आई से हो रहा है, तो आप पहले सिर्फ राइटर लिखें
जैसे आई हैव मैनी फ्रेंड्स अली, उसके बाद आप अली के बाद क्या लिखते हैं? हमेशा पूरे ऐसे में माई बेस्ट फ्रेंड में ही का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। आगे फिर बार बार तो नहीं ना। तो आई जो है, आई कौन है? आई, मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने पैरा लिखा, अब वो पैरा आपने उसके आंसर्स देने हैं, तो आप तो वो आई नहीं, आई तो मैं हूँ ना। आपके नज़दीक मैं क्या हूँ? ही। तो आप वो आगे वो यूज़ करेंगे। इनडायरेक्ट और थर्ड पर्सन जवाब कभी भी डायरेक्ट में नहीं होगा, कभी भी इन्वर्टेड कॉमाज नहीं लगेंगे। अगर पैरे में इन्वर्टेड कॉमाज लगे हुए हैं, पैरे में इन्वर्टेड कॉमाज लगे हुए हैं, दे शुड बी रिमूव्ड। आपने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में तब्दील कर देना है, आपने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में तब्दील कर देना है। डायरेक्ट है, आपने उसको इनडायरेक्ट में तब्दील कर देना है, ठीक है। और इनडायरेक्ट में कभी आई का लफ्ज़ नहीं, वो ही में तब्दील। इनडायरेक्ट और थर्ड पर्सन हमेशा वो फिर थर्ड पर्सन में चला जाता है आई। यू जो है वो भी। अच्छा, फ़र्ज़ करें दो आ जाते हैं ही के लफ्ज़, एक कोई और है, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, तो आप बेशक ब्रैकेट में उसको लिख दें ही राइटर। आगे कोई उसका जानने वाला है, वो मिक्स हो, ये उस सूरत में है कि जब मिक्स हो रहा हो, क्लियर कॉन्सेप्ट ना हो रहा हो। जब क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, देन यू कैन नॉट यूज दिस, फिर आप इसको नहीं, फिर आप उसको यूं ही चलने दें, इनडायरेक्ट और थर्ड पर्सन। तो इन चीज़ों को अभी मज़ीद हम और आगे डिस्कस करेंगे। इन चीज़ों को आप अपने जहन में रखें क्वेश्चन आंसर देते हुए, ठीक है, कि कैसे आपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं उस पैराग्राफ के। जो चीज़ पूछी, जो डायरेक्ट है, मैंने बताया कि डायरेक्ट बहुत कम होता है, इनडायरेक्ट ही होता है, तो आपने उसको टेंस का कैसे ख्याल रखना है, इनडायरेक्ट में करना है, यस या नो में नहीं देना, बिकॉज, लेंथ ऑफ द क्वेश्चन, अपनी तरफ से कोई, इसमें ये वाहिद सवाल है कि जितना मिनिमम आप लिखेंगे, मिनिमम का ये मतलब नहीं कि आप उसको इतना करें कि पता ही ना चले कि लिखा क्या गया है, जी मैंने तो कम से कम अल्फाज में लिखा, नो सच थिंग, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इस तरह आपने ये अब तक जो हमने पढ़ा, एनीथिंग